हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे और उसके अंदर हमारा कंसेप्ट है सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण। हम देखेंगे कि सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, उसकी अवधारणा क्या है, सामाजिक नियंत्रण समाज के लिए क्यों आवश्यक है, ये देखेंगे। उसकी हम डेफिनेशंस देखेंगे। बहुत सारे ऑथर्स हैं, बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने, है ना, समाजशास्त्री जिन्होंने परिभाषाएं दी है, और हम उनके साधन देखेंगे कि सामाजिक नियंत्रण समाज में बनाए रखने के लिए कौन कौन से साधन अगर हम अपनाएं तो उससे समाज में नियंत्रण व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सामाजिक नियंत्रण क्या होता है। जनरल तो हम ये कहेंगे रूल रेगुलेशन जो होते हैं, जैसे अगर हम अपने परिवार की ही बात करते हैं, ठीक है, अगर हम अपने परिवार की बात करें तो परिवार में कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स अपने होते हैं, वो चाहे आपके पेरेंट्स होते हैं, चाहे आपके जो बड़े होते हैं घर में, वो जो नियम हमारे लिए बनाते हैं उनको हमको फॉलो करना है। ये भी एक तरीके से सामाजिक नियंत्रण ही है। अगर हम बात करते हैं स्कूल कॉलेजेस की, तो टाइम पे स्कूल कॉलेज में आना, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना, स्कूल और कॉलेज की जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करना, है ना, ये सब कुछ क्या है, ये सब एक तरीके से नियंत्रण ही है कि समाज में, किसी इंस्टीट्यूशन में, कम्युनिटी में, सब में रहने के लिए हमें क्या चाहिए, सामाजिक नियंत्रण को अपनाना चाहिए और उसी से पूरे समाज में व्यवस्था बनी रहती है। अब बात करते हैं हम कि सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा क्या कहती है। तो हमारे सोशोलॉजिस्ट हैं जिनके बारे में हम बहुत पढ़ चुके हैं और जिनकी कई हर कंसेप्ट में जिनकी डेफिनेशन हम देखते हैं, मैकाइवर और पेज, वो ये कह रहे हैं कि सामाजिक जो संबंध है वो क्या है, आपस में जाल हैं एक दूसरे के, है ना, सोशल वेब जो होता है, रिलेशंस क्या है, सोशल वेब है। और फिर वो क्या करते हैं, बिना समाज के किसी भी मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते, है ना। हम बिना समाज के, समाज में मनुष्य ना हो या मनुष्य समाज का हिस्सा ना हो तो हम ऐसी कल्पना नहीं कर सकते। मनुष्य जो है वो समूह में रह के एक दूसरे की अंतक्रिया करता है ना, एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, और उसको हम क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं, उसको हम समाजीकरण कहते हैं। और समाज में वो रहने योग्य तब बनेगा जब वो रूल रेगुलेशन फॉलो करेगा, जब वो व्यवहार पे नियंत्रण रखेगा, जब वो समाज के अभिन्न अंग बन के रहेगा, है ना। तो हम सब ये जानते हैं कि बिना नियंत्रण के कोई भी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। और समाज को व्यवस्थित रखने के लिए क्या जरूरी है, सामाजिक नियंत्रण जरूरी है, और वो क्या है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पुराना जो टाइम था उसके अंदर क्या था, छोटे समाज थे, है ना, बहुत सिंपल लोग रहते थे, सिंपल लाइफ जीते थे, तो उसके अंदर समाज में व्यवस्था बनाए रखना कोई टिपिकल काम नहीं था, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। उसमें लोग धर्म को भी मानते थे, रीति रिवाजों को प्रॉपर अपनाते थे, परंपराओं का पालन करते थे, है ना, नैतिक जो विचार होते हैं, मॉरल जो थिंकिंग होती है, उनके माध्यम से वो अपने समाज को व्यवस्थित रखते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समाज बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे समाज का स्वरूप जो है वो ईजी से कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। सरल से मतलब जटिल समाज व्यवस्था होती जा रही है, और वो जटिल समाज व्यवस्था होने के कारण सामाजिक नियंत्रण जो है उनके भी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। समाज को किस तरीके से नियंत्रित किया जाए, ये परेशानी भी उसके साथ ही बढ़ती जा रही है। और अगर नियंत्रण का अभाव होगा तो क्या होगा, एक सिस्टमेटिक और कंट्रोल्ड सोसाइटी को हम अज्यूम नहीं कर सकते हैं, उसका हम ड्रीम नहीं देख सकते हैं, है ना, कि नियंत्रण का अभाव अगर होगा तो एक व्यवस्थित और नियंत्रित समाज की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। समाज को व्यवस्थित और संगठित और नियंत्रण में रखने के लिए क्या होता है, कुछ नियम लगाए जाते हैं, कुछ कानून का पालन किया जाता है, रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, और वो ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति, उनकी अभिवृत्तियों, उनके व्यवहार, इन सब पे नियंत्रण रखते हैं। और इसी तरीके से नियमों को जो मानव व्यवहार पे नियंत्रण रखते हैं, वो नियम जो ह्यूमन बिहेवियर जो होता है, मानव व्यवहार जो होता है, उस पर कंट्रोल रखते हैं और समाज को संगठित और व्यवस्थित बनाए रखने में सहयोग करते हैं, वो व्यवस्था क्या कहलाती है, सामाजिक नियंत्रण कहलाती है। अब हम बात करते हैं उसकी डेफिनेशंस की कि सामाजिक नियंत्रण की परिभाषाएं क्या कहती है। तो
तो बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री है, जिन्होंने सामाजिकरण की परिभाषा दी थी। उन्हीं ने सामाजिक नियंत्रण की भी परिभाषा दी है। उसके अंदर हम मुख्य कुछ जो सोशोलॉजिस्ट हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैकाइवर और पेस सामाजिक नियंत्रण के बारे में क्या कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस व्यवस्था से लगाया जाता है जिसमें संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में एकता बनी रहे, मीन्स यूनिटी होनी चाहिए, तथा जिसके द्वारा यह व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में आए। परिवर्तन हो, और परिवर्तन कैसा हो? संतुलित परिवर्तन हो और सकारात्मक परिवर्तन हो। फिर गिलन और गिलन कह रहे हैं कि सामाजिक नियंत्रण सुझाव, अनुनय, प्रतिरोध, उत्पीड़न तथा बल प्रयोग जैसे साधनों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज किसी समूह को मान्यता प्राप्त व्यवहार व प्रतिमानों के अनुरूप बनाता है। मतलब क्या है कि सामाजिक नियंत्रण एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंदर सजेशंस भी होते हैं, जिसके अंदर प्रेशर का प्रयोग भी किया जाता है। हम अपने जो हमारे रूल हैं, जिस तरीके से हमारा अधिकार है, हमारा राइट है, हम उसका भी उपयोग करके, चाहे बल प्रयोग ही हो, लेकिन समाज में व्यवस्था बनाए रखने में हम सफल हो सकें। फिर बात करते हैं हम गुरविच और मुरे की। गुरविच और मुरे कह रहे हैं कि सामाजिक नियंत्रण का संबंध उन प्रक्रियाओं और प्रयत्नों से होता है जिसके द्वारा समूह अपने आंतरिक तनावों और संघर्षों पर नियंत्रण रखता है। क्या करता है? समाज में आंतरिक संघर्ष न हो, तनाव न हो, इसके लिए क्या करना है? एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी प्रक्रिया का निर्माण करना है जो समाज के अंदर नियंत्रित व्यवहार को ला सके, तो उसे कहते हैं सामाजिक नियंत्रण। अब ऑकबर्न और निमकॉफ की बात करते हैं। उन्होंने दो डेफिनेशंस दी है। एक उन्होंने ये कहा है कि व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए एक समाज जिस दबाव के प्रतिमान का प्रयोग करता है उसे सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। और दूसरी ओर वो कह रहे हैं कि दबाव का वह प्रतिमान जिसे समाज के द्वारा व्यवस्था बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मतलब वो दोनों ही परिभाषाओं में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, नियमों को लागू करने के लिए किसका? दबाव का प्रयोग बता रहे हैं कि अगर व्यक्ति स्वेच्छा से मान जाए, अपनी इच्छा से मान जाए तो ठीक है, लेकिन अगर व्यक्ति स्वेच्छा से नहीं मानता है या वो सामाजिक नियंत्रण के जो व्यवस्था है, सामाजिक जो व्यवस्था है उसको बिगाड़ने के प्रयास कर रहा है, तो हमें उस पर दबाव बनाए रखना है और दबाव के द्वारा सामाजिक नियंत्रण व्यवस्था बनानी है। अब यहाँ रॉस और गुरविच मुरे की वापस डेफिनेशन हमने देखने को मिलती है। और एक डेफिनेशन हम देखते हैं किम्बॉल यंग की। किम्बॉल यंग ने क्या कहा है कि सामाजिक नियंत्रण किसी समूह का दूसरे के ऊपर या समूह का अपने सदस्यों के ऊपर या व्यक्तियों का दूसरे के ऊपर आचरण जो वो निर्धारित नियमों को क्रियान्वित करने हेतु दमन, बल प्रबंधन, बंधन, सुझाव, अनुनय के प्रयोग द्वारा करता है। मतलब सामाजिक नियंत्रण क्या है? एक समूह का दूसरे समूह पर, एक सदस्य का दूसरे सदस्य पर या व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के ऊपर उनके आचरण को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए या तो दमनकारी नीति अपनाए या बल प्रयोग करे या सुझाव दे या हम्बल रिक्वेस्ट करे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल को बनाए रखने के लिए हम्बल रिक्वेस्ट भी कर देते हैं, अनुनय भी कर देते हैं, हम सजेशन भी दे देते हैं, या फिर अगर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो हमें बल का प्रयोग भी करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक नियंत्रण व्यवस्था जो होती है वो समाज को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए या तो व्यक्ति आत्मनियंत्रण रखे, समाज पे नियंत्रण के लिए, व्यक्तियों पे नियंत्रण के लिए, किसी भी समूह पे नियंत्रण के लिए सुझाव, अनुनय, बल प्रयोग, दबाव, ऐसी नीतियों को अपनाने की व्यवस्था जो होती है उसे कहते हैं सामाजिक नियंत्रण। ठीक है। अब क्या बात आती है कि ये जो ऑथर्स है इन्होंने बहुत सी अलग अलग फीलिंग अपनी बताई है, अलग अलग व्यवस्था बताई है, किसके लिए? नियंत्रण के लिए। और उन नियंत्रणों के लिए क्या जरूरी है? संतुलित व्यवहार जरूरी है, मर्यादित व्यवहार जरूरी है, समाज में संघर्ष और विघटन को बचाने के लिए नियंत्रण की व्यवस्था जरूरी है। पुराने टाइम में ऐसी व्यवस्था की ज़्यादा
आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वर्तमान में जैसे जैसे समाज बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे, जैसे जैसे समूह बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अपने हितों को ध्यान में रखकर कार्य पूरा करना और उन अपने हितों को अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना, उसके लिए कई नीतियां अपनाना, रूल रेगुलेशन फॉलो करना, ये सब कुछ सामाजिक व्यवस्था होती है और सामाजिक नियंत्रण के अंदर आता है। अब ये तो डेफिनेशंस की बात थी कि सामाजिक नियंत्रण की परिभाषाएं क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक नियंत्रण के साधन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये तो सभी जानते हैं कि समाज को संगठित रखने में क्या सामाजिक नियंत्रण जो है वो मेन रोल प्ले करता है ना, कि समाज व्यवस्थित चले उसके लिए सोशल कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है। समाज में कई ऐसे नियम होते हैं जो समाज में सामाजिक नियंत्रण बनाए रखते हैं, और कई ऐसे साधन होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करके समूह के मूल्यों, नियमों और रीति रिवाजों को पालन करने के लिए उनको प्रेशराइज करते हैं, उनको बाध्य करते हैं। तो हम वो देखेंगे कि कौन कौन से साधन होते हैं, ठीक है। E.A. रॉस जो है उन्होंने क्या कहा है, जनमत, कानून मीन्स लॉ, प्रथाएं जो होती है ना, धर्म, नैतिकता, लोकाचार, लोक रीतियाँ, ये सब सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख साधन होते हैं, ठीक है। ई रॉस इन सबको प्रमुख साधन बता रहे हैं सामाजिक नियंत्रण का। हैज क्या कह रहे हैं कि सामाजिक नियंत्रण के रूप में शिक्षा, परिवार, सुझाव, अनुकरण, पुरस्कार, दंड, ये सब साधन होते हैं। क्या क्या रॉस क्या बता रहे हैं कि या तो कानून का सहारा लिया जाए, धर्म के अनुसार काम किया जाए, मॉरल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दी जाए, है ना। हमारे जो नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होती है, लोक रीतियाँ, लोकाचार होते हैं, मोल्ड्स होते हैं, उनको सामाजिक नियंत्रण का साधन मान रहे हैं। हैज कह रहे हैं कि सामाजिक नियंत्रण के रूप में शिक्षा, परिवार, सुझाव, अनुकरण, ये सब जो होते हैं वो अहम रोल प्ले करते हैं और उनको इसका महत्वपूर्ण साधन मान रहे हैं। फिर लुम्ले जो है वो कह रहे हैं कि साधन को दो वर्गों और बल पर आधारित तथा प्रतीकों पर आधारित में विभक्त किया जाता है ना। या तो पुरस्कार, प्रशंसा, है ना, शिक्षा या आलोचना करना या धमकी देना, है ना, या पनिश करना, दंड देना, ये सब कुछ उसके अंदर इन्होंने इंक्लूड किया है। फिर लूथर बर्नार्ड की बात अगर हम करें तो वो ये कह रहे हैं कि इसको अचेतन और चेतन के रूप में बांटा है। मीन्स अचेतन साधनों में क्या, प्रथा, रीति रिवाज, परंपराएं, ये सब, और चेतन में क्या, दंड, पुरस्कार, है ना। अभी कोई अच्छा काम करता है तो हम उसे रिवॉर्ड देते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, अगर गलत काम करेगा तो उसे पनिश करते हैं। ये सब कुछ साधन के रूप में देखे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, वो तो क्या थे, साधन थे। अब हम देखते हैं कि सामाजिक नियंत्रण के टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण कितने प्रकार का होता है, तो इसमें भी सामाजिक नियंत्रण जो है उन पे क्यों ज़रूरी है। मनुष्य जो होता है, व्यक्ति जो होता है, उसकी पार्श्विक प्रवृत्तियाँ जो होती है, मतलब उसके अंदर जो नेगेटिव फीलिंग होती है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो वो नकारात्मक व्यवहार करता है, उसको नियंत्रण करने के लिए सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए। और ये जो अंकुश प्रवृत्तियाँ होती है, समाजीकरण, मानकीकरण, है ना, उनको बनाए रखने के लिए, उनकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण की ज़रूरत है। और उसमें कई अर्थशास्त्री है जिन्होंने उसको डिफरेंट टाइप से एक्सप्रेस किया है, ठीक है। हम देखते हैं कॉल मनहिम जो है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण दो तरीके का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण कैसा होता है। तो प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, प्राथमिक समूह में पाया जाता है। और प्राथमिक समूह हमने पढ़े हैं, प्राइमरी ग्रुप कौन कौन से होते हैं, परिवार, पड़ोस, खेल समूह, ये सब जो होते हैं ना, फैमिली, नेबरहुड और किनशिप जो होती है, प्ले ग्रुप जो होते हैं, ये सब जो होते हैं, ये सब प्राथमिक समूह होते हैं। और इनमें क्या होता है, व्यक्ति पर उन व्यक्तियों का, ये नियंत्रण जो होता है व्यक्ति पर उन व्यक्तियों द्वारा किए गए व्यवहार तथा प्रक्रियाओं का प्रभाव होता है जो उसके सबसे करीबी होते हैं, ठीक है। हम अपनी फैमिली में होते हैं, हम अपने परिवार में होते हैं, और अगर हमारी प्रशंसा की जाती है, हमारी निंदा की जाती है, या हमारी आलोचना होती है, हमें किसी अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है, या कुछ गलत काम कर दिया जाए तो समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, ये सब कुछ इसके अंतर्गत
आते हैं। फिर हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की। तो अप्रत्यक्ष या परोक्ष सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति पे द्वितीयक समूह पे लगाए जाते हैं, द्वितीयक समूह द्वारा लगाए जाते हैं। मतलब कोई संस्था कहें, कोई जनमत, कानून, प्रथाएं, ये सब कहें, है ना। तो उसके अंदर हम किसी भी इंस्टीट्यूशन को ले लेते हैं। अगर हम स्कूल कॉलेज के अंदर हैं तो वहाँ धीरे धीरे हम क्या करते हैं, हमारा व्यवहार वहाँ पे परिवर्तित होता है। अगर कोई नियम कायदों से बाहर जाने का प्रयास करता है तो उन पर बल प्रयोग किया जाता है, उन पर धीरे धीरे उनकी आदतें जो होती है उनको बदलने का प्रयास किया जाता है और अप्रत्यक्ष रूप से उन पर नियंत्रण लगाया जाता है। वो कहते हैं अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, अब फिर बात करते हैं चार्ल्स कूले जो हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने चेतन और अचेतन रूप में इसे डिवाइड किया है। ठीक है, चेतन नियंत्रण मतलब मनुष्य अपने जीवन में अपने जो समूह होते हैं उनके लिए बहुत सारे काम करता है और उसका जो ये व्यवहार होता है वो बहुत अवेयर वाला होता है, बहुत जागरूक अवस्था में वो सोच समझ के काम करता है और वो चेतन अवस्था कहलाती है। तो जागरूक अवस्था में किया गया कोई भी कार्य जो होता है वो नियंत्रण के अंदर आता है। मीन्स हमें पता है कि ये चीज़ गलत है और हमको इस चीज़ को नहीं करना है, वो होता है चेतन नियंत्रण। अचेतन नियंत्रण की बात अगर हम करें तो कोई भी समाज या समूह हो, उनकी अपनी संस्कृति, प्रथाएं, रीति रिवाज, लोकाचार, परंपराएं, संस्कार, ये सब होते हैं और वो उनसे प्रभावित होकर उन्हीं के अनुरूप समाज में व्यवहार करते हैं, समूहों में रहते हैं। इन प्रथाओं, रीति रिवाजों और धार्मिक संस्कारों के प्रति उनके अचेतन रूप से वो जुड़े हुए रहते हैं और हमेशा लाइफ लॉन्ग वो उनकी अवहेलना नहीं करते, उनको नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं, उसे कहते हैं अचेतन नियंत्रण। ठीक है, फिर किम्बॉल यंग जो है उन्होंने भी इसे दो तरीके से विभाजित किया, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव नियंत्रण। ठीक है, हम सकारात्मक नियंत्रण की बात करते हैं। सकारात्मक नियंत्रण में क्या होता है, पुरस्कार के माध्यम से, मीन्स अवार्ड है ना, प्राइज देने के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। हम कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसे अप्रिशिएट करेंगे, उसे पुरस्कार देंगे, तो व्यक्ति जो पर्सन होता है उसकी कैपेबिलिटी बढ़ती है ना, उसकी जो वर्क एफिशिएंसी, उसकी जो कार्य क्षमता है उसको ये बढ़ावा देने के रूप में होता है कि अच्छा काम किया है तो आगे और अच्छा काम करो और प्रोग्रेस करो। तो तथा साथ ही क्या होता है, अच्छे कार्यों के लिए उनको प्रेरणा देना, उनको मोटिवेट करना, दूसरों को भी मोटिवेट करना। जो प्रथाएं और परंपराओं का पालन करने की कोशिश करता है और जो समाज में सम्मानजनक स्थिति प्रदान करता है। मतलब यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं ये लोग कि स्कूल कॉलेज में विद्यार्थियों को समाज में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है, दिए जाते हैं ना। कोई ऐसा फर्स्ट आया है, यूनिवर्सिटी टॉप किया है तो उसे गोल्ड मेडल वगैरह दिया जाता है ना। स्कूल में टॉप वगैरह करते तो टैबलेट, कभी साइकिल, कभी कुछ और, है ना, गार्गी पुरस्कार, ठीक है, और अलग प्रियदर्शनी पुरस्कार। इस तरीके से कई ऐसे अवार्ड्स होते हैं, कई ऐसे प्राइजेस होते हैं जो बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए दिए जाते हैं और उन बच्चों के थ्रू दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट करना, उनको उनका भी एफर्ट बढ़ाना कि आप भी ऐसा काम कर सकते हैं। ये होता है सकारात्मक नियंत्रण। में समाज में ये एक बेहतरी के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास होता है सकारात्मक नियंत्रण। अब बात आती है कि नकारात्मक नियंत्रण, नेगेटिव कंट्रोल। तो जहाँ एक और क्या ज़रूरत है, प्रोत्साहन और पुरस्कार और इन सब से व्यवहार नियंत्रित किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर ये भी ज़रूरी होता है कि लोगों को पनिश किया जाए और पनिशमेंट के माध्यम से समाज द्वारा स्वीकृत कुछ नियम होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं, कुछ प्रथाएं होती है, अगर हम उनको क्रॉस करते हैं, अगर हम उनका उल्लंघन करते हैं तो व्यक्ति को अपराध के स्वरूप के आधार पे क्या है, पनिश किया जाता है। जैसे किसी का समाज में रह रहा है व्यक्ति और उसने किसी का खून कर दिया है तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, और कई आपराधिक प्रवृत्तियों में वो लिप्त है तो उसे समाज से बहिष्कृत किया जाएगा, उसे वार्न किया जाता है। ये सब कुछ किस में आते हैं, नकारात्मक नियंत्रण के अंदर आते हैं। और ये जो यही कारण होते हैं कि व्यक्ति आदर्शों के विपरीत आचरण नहीं करते हैं और डरते हैं, है ना। जो समाज के अगेंस्ट जाएगा, जो समाज में गलत व्यवहार करेगा, उसको दंड दिया जाता है और उसको देखते हुए लोग दूसरे डरते हैं और वो गलत काम नहीं करते हैं। इसे कहते हैं नकारात्मक नियंत्रण। ठीक है, अगर जाति के विरुद्ध, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जाति के विरुद्ध कोई काम करता है, जैसे लड़का लड़की होते हैं और अगर वो अपनी जाति से बाहर शादी करते हैं तो उन्हें समाज से बहिष्कृत किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनके समाज के
विरुद्ध एक काम किया हुआ है ताकि आगे भविष्य में कोई ऐसा गलत काम न कर सके। ये सब नकारात्मक नियंत्रण होते हैं। देन फिर हम बात करते हैं कि गुरविच और मूरे जो है उन्होंने सामाजिक नियंत्रण को किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि एक संगठित नियंत्रण होता है, एक असंगठित नियंत्रण होता है और एक सहज नियंत्रण होता है। उन्होंने 3 भाग में इसे बांटा है। पहला हम देखते हैं संगठित नियंत्रण। ये जो नियंत्रण होते हैं उनमें लिखित नियमों के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है, जैसे राज्य कानून जो होते हैं वो सब, है ना, कि रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है, ठीक है। फिर असंगठित नियंत्रण, तो इसमें विभिन्न प्रकार के संस्कार, प्रथाएं, लोक रीतियाँ, जन रीतियाँ ये सब आते हैं और ये किसमें असंगठित नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं, उसमें इनको लिया जाता है। देन फिर बात करते हैं हम सहज नियंत्रण की। तो प्रत्येक व्यक्ति जो होता है अपनी आवश्यकताएं, नियम, मूल्य, विचार और उसके आदर्श होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने, है ना, सबके अपने अपने रूल रेगुलेशन है, सब अपने नियम कायदों से चलने का प्रयास करते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है, वो समय पे डिपेंड रहते हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति स्वीकृत नियमों के अंदर रहकर ही काम करता है और इस प्रकार का जो ये कंट्रोल होता है वो सहज नियंत्रण कहलाता है। जैसे हमारे रीति रिवाजों का पालन करना, धार्मिक रीतियाँ अपनाना, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने धर्म के अनुसार चलते हैं, हम अपनी जो हमारे जो रीति रिवाज है उनको फॉलो करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सहज नियंत्रण है। फिर हम बात करते हैं औपचारिक नियंत्रण की। तो औपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत समाज में स्थापित एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसकी स्थापना राज्य और समाज में व्याप्त औपचारिक संगठनों द्वारा किया जाता है। वो कुछ ऐसे नियम बनाते हैं, उसके आधार पर व्यक्ति और समूह चलते हैं और अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इसके अंदर क्या आएगा, जैसे कानून, पुलिस, है ना, न्यायपालिका, है ना, ठीक है। तो ये हमको पता है अच्छी तरीके से, अगर हम किसी को चोरी करेंगे, अगर हम गलत काम करेंगे, अगर हम कुछ ऐसा किसी को हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे, है ना, कुछ उत्पात वगैरह मचाएंगे, तो हमको पुलिस में दे दिया जाएगा, हम कानून तोड़ेंगे और हम ऐसा व्यवहार करने से डरते हैं। ये सब कुछ किस में आते हैं, इस प्रकार के नियंत्रण में आते हैं, औपचारिक नियंत्रण। देन फिर हम बात करते हैं, लास्ट हमारा कंसेप्ट है अनौपचारिक नियंत्रण। तो अनौपचारिक नियंत्रण में क्या आते हैं, किसी भी प्रकार के लिखित कानूनों की आवश्यकता इसके अंदर नहीं होती है। समाज में व्याप्त स्वीकृत नियम जो होते हैं, आदर्श मूल्य जो होते हैं, लोकाचार, प्रथाएं, नैतिक नियम जो होते हैं, उनको हम फॉलो करें तो वो सब अनौपचारिक नियंत्रण के अंदर आता है। हमें लिखित में या रिटन में हमको इसकी ज़रूरत नहीं है कि हमें टाइम से स्कूल जाना है, कॉलेज टाइम से जाना है, टाइम से खाना खाना है, टाइम से घर आना है, हमें अपना जो हमारा व्यवहार है उसको नियंत्रित रखना है, ये सब कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन इस सब से हम बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं और हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कहीं हम परिवार से सीखते हैं, कहीं हम और किसी समूह से देख के सीखते हैं, कहीं हम संस्थाओं से देख के सीखते हैं और कुछ हमारे अपने नियम कायदे हैं जिनको लेकर हम चलते हैं और समाज में व्यवस्था बनाए रखते हैं और सामाजिक नियंत्रण को अपनाते हैं। तो वो है अनौपचारिक नियंत्रण। आज हमने बात की कि सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, उसकी हमने अवधारणा देखी है, कंसेप्ट देखा है सोशल कंट्रोल का, हमने उसकी बहुत सारी डेफिनेशंस देखी हैं कि विभिन्न समाजशास्त्री जो हैं उन्होंने सामाजिक नियंत्रण के बारे में अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। फिर हमने देखा है कि सामाजिक नियंत्रण के साधन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से साधनों को अपनाकर हम सामाजिक नियंत्रण व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं। और फिर हमने देखा कि सामाजिक नियंत्रण के प्रकार कितने तरीके के होते हैं। बहुत सारे अलग अलग समाजशास्त्री हैं जिन्होंने सामाजिक नियंत्रण के प्रकारों को अलग अलग तरीके से विभाजित किया है। ये सब कुछ आज हमने देखा है। अब इससे आगे हम सामाजिक नियंत्रण के ही अदर कंसेप्ट्स को देखेंगे। ओके, थैंक यू।